सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत का। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो कि बहुत जोर शोर के साथ बनी थी, उसका क्या द एंड होने जा रहा है। महाराष्ट्र असेंबली चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कह सकते हैं कि आज बीजेपी अकेले पूरे महाराष्ट्र की इकलौती पार्टी ऐसी बन गई है, जबकि अन्य दलों की स्थिति इलाकों तक, विशेष इलाकों तक सीमित रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता द्वारा बीजेपी और महायुति पर फिर से भरोसा जताने के लिए उनका विशेष आभार जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूं। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में कुल 288 निकायों में महायुति ने लगभग 207 नगर अध्यक्ष पद जीते हैं, जबकि विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने सिर्फ 44 पदों पर कब्जा पाया है। भाजपा ने सबसे ज्यादा 117 से अधिक निकायों में नगराध्यक्ष पद हासिल कर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा कायम किया। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने 53 और अजित पवार की नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 37 पद जीते हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी के घटक दलों में से किसी ने भी डबल डिजिट यानी कि दहाई का आंकड़ा पार नहीं किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद और आम जनों से लगातार जनसंपर्क ने बीजेपी को 2017 के मुकाबले 2 गुनी सीट का इनाम दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले राज्य भर में 38 रैलियों को संबोधित किया था। जमीनी स्तर पर मजबूत करने के साथ संजीदगी से काम किया था। इन नतीजों ने यह दिखा दिया है कि भाजपा आने वाले समय में महाराष्ट्र अपने दम पर भी जीत सकती है, अपने दम पर भी सरकार बना सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी वोट चोरी और एसआईआर पर लोगों को अभी तक भ्रमित करते आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले की सबसे चर्चित सीट कामठी नगर परिषद में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अपने 40 साल के चुनावी इतिहास में पहली बार बीजेपी ने यहां मेयर पद पर यानी नगर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है, जबकि यह परिषद कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जहां काम वहां हम, मतलब साफ है कि जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर दिखी, वहीं पूरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी दिखी। अब सवाल यह है कि क्या जनवरी 2026 में होने वाले महानगर पालिका के चुनाव में इसका असर दिखेगा। बीएमसी चुनाव में अब साफ है कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी, लेकिन जिस राज ठाकरे की मनसे को लोकल इलेक्शन इलेक्शन में जनता ने नकार दिया, उसे साथ लेकर क्या उद्धव ठाकरे पुरानी शिवसेना के अस्तित्व को बचा पाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीत का श्रेय महायुति की लगातार मेहनत और लोकप्रियता को दिया है। देवेंद्र फडणवीस जी, जिनको हम देवा भाव बुलाते हैं, उनके लगातार दिन रात विकास के कामों के आधार पर महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार जो देवा भाव ने, एकनाथ राव ने और अजीत दादा ने चलाई है, उसके लोकप्रियता के कारण महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जनता ने एक ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को विशेषकर और पूरी महायुति के तीनों दलों को मिलकर नगर निगम के चुनाव में दी है। और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि 75% नगर पालिका में भाजपा ने नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर और हमारी महायुति पर पूरे तरीके से विश्वास दिखाया है। फिर एक बार बीजेपी ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 129 शहरों के प्रेसिडेंट, नगराध्यक्ष
ये भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 75% नगर पालिकाओं में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी महायुति के नगराध्यक्ष बने हैं। बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 48% नगर सेवक पूरे राज्य के ये बीजेपी के सिंबल पर चुनकर आए हैं। तो पूरे राज्य के 48% नगर सेवक बीजेपी के सिंबल पर चुनकर आए हैं। और अब शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी का कहना है कि वो दिन चले गए जब सरनेम के आधार पर वोट मिलते थे। पक्ष के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। ईवीएम सेट, इलेक्शन कमीशन सेट, एसआईआर सेट, वोटर सेट, पैसा सेट, वो सेट मैच में ही विश्वास करते हैं। हम यहाँ जमीनी स्तर पे काम करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि उनके सरनेम के आधार पे वोट मिलेंगे, गए वो दिन बदल चुके हैं। प्रगति की राजनीति देवेंद्र फडणवीस जी हो, हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे, शिवसेना का जो धनुष्य बाण है, सच्चे धनुष्य बाण की जीत हुई है आज। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि अब बैठक का सिलसिला खत्म हो गया है। बैठक का सिलसिला खत्म हुआ है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में आज आखिरी बैठक हुई यही। अब कल या परसों तक हमारी जो गठबंधन का ऐलान हो जाएगा, कौन कितनी सीटें पर लड़ रहा है, ये उद्धव जी और राज्य एक साथ आकर आपको बताएंगे। कभी दो फाड़ हुए थे, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, और अब एक साथ आने को तैयार है। सियासत क्या ना करा दे। फिलहाल कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथिल्ला का कहना है कि लोकल लीडरशिप सब तय करेगी। No. It's a local body election. Local body election, sometimes our people wanted to have an alliance. Some places they don't want to have alliance. So it is up to the local leadership to decide. और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सीए समीर बाकरे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है महाराष्ट्र के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ हमारे साथ किशोर तिवारी, जो कि शिवसेना उद्धव भाई ठाकरे के समर्थक हैं दरअसल, और उनका पक्ष रखेंगे, उनके नेता हैं। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ ही साथ हमारे संवाददाता शिशिर सेलार भी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिशिर, आपके पास आते हैं और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेना चाहेंगे, क्योंकि अब जो जनता को जो जनमत देना था कम से कम इन चुनावों में, वो तो उसने दे दिया है। अब नेताओं की बारी है कि वो आपस में जुड़े, मेल करें, बैठक करें, या फिर सर फुटअव्वल करें, एक दूसरे पर आरोप लगाएं। क्या कुछ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट नेताओं के पार्टियों के दफ्तर और नेताओं के ड्राइंग रूम से आप निकाल कर लाए हैं? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त अगर बात करें खासतौर पर इस जीत की, तो इस जीत के मायने कितने बड़े हैं वो सबसे पहले जानने की प्रयास हम करेंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी को जो है शहरी पार्टी का तमगा दिया था विपक्ष ने उस वक्त के, और ये कहते थे कि सिर्फ जो शहर है वहीं पर ये पार्टी चुनकर आती है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें 2017 में जो पिछले चुनाव हुए थे और अब 2024 में जो चुनाव हुए हैं, उसमें अगर पार्टी का ग्राफ देखें तो बढ़ता ही चला जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 2017 में जहां पर 1200-1300 पार्षद पार्टी के चुन के आए थे बीजेपी के, वही वो संख्या आज 3500 के ऊपर गई है। मतलब तकरीबन 48% जो है पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी छाई हुई है, खासतौर पर नगर परिषद और नगर पंचायत के इलाकों की अगर हम बात करें, और इसीलिए ये आंकड़ा इतना एक्सपोनेंशियली है। वही बात करें 2014 में उस वक्त देखा जाए तो संयुक्त शिवसेना थी, संयुक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस थी। उनके आंकड़े अगर देखा जाए तो वो भी 890-900 के आसपास जो है नगर सेवक उनके चुनकर आए थे। एक कड़ी फाइट उस वक्त थी। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो चित्र पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक बात करें आंकड़ों की, तो जिस प्रकार से कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, या फिर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी हो, नगर परिषद चुनाव में और पंचायत चुनाव में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो एक पार्टी केडर होता है वही कहीं ना कहीं यहाँ पे हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पूरा पार्टी केडर जो है शिफ्ट हो रहा है बीजेपी की, और इसीलिए अब गांव में, तालुका में, जिले में अगर देखा जाए तो बीजेपी का ये कैडर बढ़ता जा रहा है। ये सबसे प्रमुख बात होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि अभी आगे की रणनीति किस प्रकार से होगी। जाहिर सी बात है इस वक्त अगर ठीक है जो है किस प्रकार से
आगे की प्रक्रिया होगी वो भी देखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हालांकि ये एक चुनाव है, लेकिन अब जो नजरें इस वक्त गड़ी हुई है वो नगर पंचायत, जो महानगर पालिका है उसके चुनाव पर, और साथ ही साथ जो आने वाली जिला परिषद के चुनाव है उसके ऊपर। हालांकि जी इन जी सभी जी चुनावों को ठीक अगर है, हम ठीक एक है। साथ हम पढ़ें आगे तो ये आपसे कहा जा सकता है समीकरणों कि ये मिनी को जानने समझने की कोशिश करेंगे, कौन किसके साथ जुड़ रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है हार का, और कौन जीत का सेहरा बंध रहा है किसके सर, ये भी हम आपसे जानेंगे शिशिर। लेकिन इससे पहले विनोद मिश्रा जी के पास जाएंगे। विनोद जी, कैसे इस जीत का या इस चुनाव का, दरअसल क्योंकि जीत के साथ साथ हार भी है जुड़ी उसमें, तो इसका आकलन कैसे करेंगे? लेकिन अब अभी अपनी रिपोर्ट आप दिखा रहे थे जिसमें आपने गृहमंत्री अमित शाह का एक कोट किया था कि जहां कम वहां हम। जी, तो ये जहां कम वहां हम का मतलब अमित शाह गृहमंत्री ने अभी बिहार के चुनाव के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में कहा था कि जो सीट हमारी सबसे ज्यादा कमजोर है वहां पे हम पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हमारे सारे लोग मिल के लड़ते हैं और उसको जीत में बदलते हैं। तो ये जहां कम वहां हम वाला जो है, अभी आप नागपुर के देखिए कि वो एक सीट है काठवा का जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, उसमें 40 साल के बाद बीजेपी वहां मेयर का पद हासिल किया है। आप वो सोच सकते हैं जिसमें कभी बीजेपी जीती ही नहीं, जी सीट पे उस सीट को बीजेपी ने हासिल किया है। तो जहां कम वहां हम, ये कामयाब फार्मूला है कि बीजेपी किस तरह से कार्यकर्ताओं की पार्टी है कि देवेंद्र फडणवीस को आप ये देखिए कि इस पूरे चुनाव में एक अग्नि परीक्षा थी। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र में देवा भाव है, तो ये शहरी पार्टी कैसे ग्रामीण अंचलों में 1700, आप 2017 का आप ये देखिए रिकॉर्ड जो शिशिर बता रहे थे आपको कि उसमें 1700 के लगभग उसने ये सीटें हासिल की थी। आज बीजेपी ने 3400 ग्राम पंचायतों में सीट हासिल की है। तो ये इतनी बड़ी पार्टी, ये जादू नहीं होता है, ये निरंतर जनसंपर्क और निरंतर जनसंवाद का होता है। आप सोच सकते हैं कि नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव में एक चीफ मिनिस्टर ने 38-40 रैलियां की है और आप दूसरी तरफ सिर्फ वोट चोरी, ये SIR और क्या क्या आरोप लगा लगा के आप खाली मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे थे और वहां चुपचाप वो काम हो रहा था। तो ये जमीनी संपर्क का जमाना है। आप सिर्फ ब्लफ करके, आप सिर्फ सोसेबाजी और भ्रम फैला के जीत सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन ने एक बड़ा मैसेज दिया है और जनता ने ये जनादेश को ये बताया है, इसे स्वीकार करो, आगे बढ़ो, तब फिर आपके भी रास्ते बदल सकते हैं। ठीक है। किशोर तिवारी जी, आपसे तो ये सवाल भी है कि किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर लाइए जी। किशोर तिवारी जी, आपके साथ तो ये सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि दरअसल ये किस तरह से आपके आगे की राह है, और क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के साथ जाना और जो एक मुख्यमंत्री बनने के लिए आपके नेता ने जो एक जिसको कहते हैं कि पूरा 360 डिग्री टर्न लिया था, उसका परिणाम अब नजर आया है? नहीं, राजनीति में एक तो जीत होगी या पराजय होगा। तो समीर भाकरे आए हैं यहाँ, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ पहले तो। और निखिल, एक बात मैं बताता हूँ, आपने बोला कि हम भी आत्मचिंतन कर रहे हैं ना कि हमने कांग्रेस के साथ समझौता करने के बाद हमें क्या गंवाना पड़ा और बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी का साथ छोड़ के हमने कुछ होया या हमारी लड़ाई और कठिन हुई। अब मैं निखिल आपको बताता हूं कि आपने जो उल्लेख किया, काम थी नगर पालिका का, वहां मेयर नहीं चुन के आया, नगर अध्यक्ष चुन के आए। लेकिन बीजेपी से तो करीबी एक दलित नेता है सुलेखा कुंभारे, उन्होंने ही बताया है कि वहां पर 22 से 25 हजार वोटों के बीच 25 से 30 करोड़ रुपए बांटे गए। अब मैं अभी बता रहा हूँ विदर्भ के अंदर, एक मिनट मेरी पूरी बात समझ लो। जी, बोलिए। हाँ सर, विनोद जी एक मिनट जी, उनको खत्म कोई भी हंसो मत। मैं मेरे गांव में मेरा भाई चुनाव लड़ा था, उसके खिलाफ एकनाथ शिंदे की पार्टी और बीजेपी दोनों थी और दोनों ने रेट बढ़ाते तो ये तो चलिए सर, आपने एक सीट की बात बताई, मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मतलब अदरवाइज आप लोग बहुमत में आने वाले थे, दहाई आंकड़े में भी नहीं पहुंचे। एक मिनट मैं बताऊं क्या तुमको? जी। ये चुनाव आयोग ने गजब की सेटिंग की है ईवी मशीन पे, जो चलती ही आ रही है।
ऐसा है कि घर के भी वोट नहीं मिलते आजकल, घर के भी वोट बीजेपी को चले जाते और घर के भी वोट चले जाते और उसमें घर वाले इतने हमको गालियां दे रहे कि भैया पड़ोसी के यहाँ पर 1-1 लाख रुपया आ गए 10 वोट के और हमको एक पैसा नहीं मिला। आप ये राजनीति करने से हमारा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। देखो बीजेपी ने जो प्रजातंत्र का मजाक बनाया है, ये ठीक है सर, ठीक है। अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं? मैं ठीक है, आप उसी लाइन पर चल रहे हैं और दहाई का आंकड़ा आप नहीं पहुंचे, 288 सीटें थी। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई सारी सीटें हम इस वजह से हार गए क्योंकि चुनाव आयोग ने हरा दिया। समीर बाकरे साहब, किस तरह से देखते हैं आप इन आरोपों को, क्योंकि ये आरोप कोई नए नहीं है? देखिए निखिल जी नमस्कार। मैं तो पहले कहना चाहूंगा कि हर तरफ है जनता के प्यार का समुंदर और देवा बाबू ही है असली महाराष्ट्र के धुरंधर। तो मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष देखिए किशोर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। किशोर जी देखिए, आप देखिए तुम्हें भी काम की लगेली होती। निखिल जी ये देखिए क्या मतलब, नहीं कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास, विरासत और विश्वास एक तरफ है। दूसरा देखिए एक हमारी देवेंद्र जी के नेतृत्व में, किशोर जी आप चुप रहिए प्लीज। देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारे पास विश्वास है, आइडियोलॉजी है, शासन है, प्रशासन है। देखिए ये निखिल जी ऐसे आएंगे किशोर जी, आपके पास भी आएंगे। जब आपकी बारी आएगी तो पूछेंगे ना, उनको तो बोल लेने दीजिए, क्योंकि ये जो आप इस डिबेट में जैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, दरअसल ये जो लोग दर्शक जो इसको देख रहे हैं वो भी इसको देख रहे हैं कि तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका नहीं जा रहा है। आप इसको भी समझ लीजिए। आपको लगता होगा कि हो सकता है आप उनको नहीं बोलने दे रहे हैं, लेकिन वो अगर नहीं भी बोलने दे रहे हैं तो भी ठीक है। समीर बाकरे जी कहिए अपनी बात जी। निखिल जी देखिए, विपक्ष के पास निराशा, नकारात्मकता, आइडियोलॉजी नहीं है, कंफ्यूजन है, परिवारवाद है, जातिवाद है। और उसके साथ आप देवा भाऊ को देखेंगे तो देवेंद्र जी के पास विकास का विजन है, दूसरे आइडियोलॉजी है, पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। और आप देखिए गढ़चिरौली से लेकर मुंबई तक विकास की बात कर रहे हैं। अगर कार्यकर्ताओं का चुनाव में भी देवेंद्र जी 48 सभा लेते हैं और जहां पर भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्या पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा में भी जीती है और यहाँ भी जीती है। अब ये विपक्ष के पार्टी के पास, मैं तो कहता हूं कि देवेंद्र जी की आप कई वीडियोस निकाल के देखिए, मुझे विपक्ष के पार्टी के लीडर का एक वीडियो बता दीजिए जो विकास की बात कर रहा है। कल देवेंद्र जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कहा था कि मैंने मेरी हर सभा में सिर्फ विकास की बात की, मैंने अपोजिशन लीडर्स का नाम भी नहीं लिया। तो जनता का विश्वास, जनता ने पूरे विकास के ऊपर ये हमारे को मैंडेट दिया है और हम और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि कैसा है ये मैंडेट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हम अकाउंटेबिलिटी बिलीव करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधान सेवक है, वैसे हमारे देवा भाऊ का आप कोई भी टाइमलाइन निकाल के देखिए, वो दिन भर में क्या प्रोग्राम करते हैं, कितने काम करते हैं। और यहाँ देखिए उद्धव ठाकरे जो है या राज ठाकरे जो है या नकारात्मक जातिवाद, प्रांतवाद, बाहरी लोगों को मारना, इनके पास एजेंडा क्या है? मैं तो किशोर तिवारी जी से पूछना चाहूंगा आपके पास एजेंडा क्या है? आपके पास एक एजेंडा नहीं, और देवेंद्र जी के पास पानी से लेके तो हाउसिंग से लेके तो हर चीज का एजेंडा है। तो मैं कहना चाहूंगा अगर ये दोनों ठाकरे बंधु साथ भी आ रहे हैं तो साथ आना है जरूरी, क्योंकि परिवार बचाना है मजबूरी, क्योंकि अभी उनके परिवार भी खत्म हो जाएंगे। बीएमसी के चुनाव के बाद ठाकरे जो है, उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये नगर निगम चुनाव में भी आपने देखा होगा कि क्या उनकी हालत हो गई है। जितने सीट्स एकनाथ शिंदे जी ने जीती है उतनी पूरी मिल के विपक्ष नहीं जीत पाई है। और देखिए निखिल जी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूबीटी ने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। 2019 में जो इन्होंने आइडियोलॉजी को छोड़ा, हिंदुत्व को छोड़ा, मराठी मानुस को छोड़ा, ये इसका नतीजा है। रखना जरा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब इसका जवाब ले लेते हैं जरा एक बार। मैं चाहूंगा कि इस पर बात को आगे बढ़ाएं। किशोर जी आपके पास, विनोद जी आता हूं, उससे पहले किशोर तिवारी जी आप एक चीज बताइए। किशोर जी आप ये कह रहे हैं कि भाई अदरवाइज तो आप जीते हुए थे, आपकी लहर चल रही थी पूरे स्टेट में, दहाई आंकड़े तक नहीं पहुंचे क्योंकि चुनाव आयोग ने नहीं जीतने दिया। तो क्या दिक्कत रही? ईवीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं या वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं या फिर पैसे बांट दिए गए? किस पर आकर स्टिक हो रहे हैं? नहीं, मैं एक बात बताऊं तुमको, चुनाव के रिजल्ट से तो हमको लगता है कि इन्होंने तय कर लिया था कि दिल्ली की मर्जी के लिए हमको जीत के आना है। तो इन्होंने ये सब तो छोड़िए, हमने कहा कि आप अभी तय कर लीजिए किसकी वजह से हारे।
सीनियर व्यक्ति है, तीन आप तीन इधर-उधर तीन की तीन बात तीन किए, ये बताओ काफिला आपको क्यों लूटा विकल्प आपका? दिए हैं। अरे पैसा हाँ, चल गया अभी मैं इसलिए हार जवाब- गए, या अरे वोटर लिस्ट जवाब में दे गड़बड़ रहे हो गया इसलिए हार गए, या किशोर जी, ईवीएम ही कुछ तो गड़बड़ हो सही गई इसलिए जवाब हार गए? दीजिएगा। एक मिनट में बताता हूँ। हम्म। वोटर लिस्ट या ईवीएम का सेटिंग तो पुराना है, मैं अभी बता रहा हूँ। ये ये नया लाया चुनाव के अंदर ये चुनाव के अंदर पैसा जो बांटा गया उसका, उस वजह से हमने चुनाव हारा है। पैसे की बारिश बीजेपी ने की, ठीक और है, ये पैसे की आए वजह से कहाँ हुआ, तो आप ये मान रहे हैं कम से कम, आपके ठीक नेता है की कि एकाधी ये सभा नहीं नहीं, मुझे सुनिए ना बताइए। सुनिए ना समीर बाकरे जी, इसका मतलब आप मांग रहे हैं कि पैसा चला लेकिन वोटर लिस्ट ठीक थी, और इसके साथ ही साथ ईवीएम भी ठीक था। जो कांग्रेस चस्पा कर रही है उससे आपका इतर व्यू है। समीर भाकरे किशोर को जी? पूछा है, मुझे पूछा? नहीं नहीं नहीं, सेटिंग तो पुराना ही चल रहा है। अरे हाँ, आप सेटिंग तय नहीं तो कर पा ऐसा रहे ही हैं, है। आप तय नहीं अरे कर मैं पा रहे हैं बता कि रहा हूं। दरअसल चला क्या, पैसा अरे चला भाई, या निखिल, वोटर निखिल, लिस्ट निखिल। गड़बड़ थी, लेकिन या लेकिन जी, कोई गलती से भी वोट डाल दे, हाँ, तो वो बीजेपी को ही जाता तो है। फिर पैसे की मैंने जरूरत तो कहां रह बताया, गई? उम्मीदवार अगर के- अगर वही सेटिंग है, देखिए आप अरे तय नहीं भाई। कर पा रहे हैं। अगर जब अगर ईवीएम गड़बड़ है फिर पैसे की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसा, पैसे तो बांटे ही है, नहीं तो लोग ही नहीं जाते। अब आप अरे फंस लोग- गए दरअसल अपने जवाब में। मैं लोग भी इस नहीं बात पे जाते। आगे नहीं अरे जाऊंगा, लोग ही नहीं लेकिन जाते। कम से कम जो जनता इस कार्यक्रम को देख रही है वो भली बात समझ रही होगी। विनोद जी, निखिल जी, मैं एक मैं मिनट। मैं एक चीज, और मैं जो सवाल उनसे पूछना चाह रहा था दरअसल वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पहले जिसको कहते हैं कि फूटी आंख नहीं सुहाते थे कम से कम सियासत में, और अब एक साथ गलबहियां करने को तैयार है। निखिल देखिए, आप इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम किशोर जी बोलेंगे कुछ, लेकिन किशोर जी का आप जानते हैं कि पिछले 30-40 साल से महाराष्ट्र की राजनीति को देखने से, बहुत करीब से देखने का अनुभव है। हम लोग भी इतने वर्षों से उन्हें जानते हैं जी, बहुत पके पकाए लीडर हैं वहाँ के। सवाल है किशोर जी कि आखिर ये क्या मजबूरी हुई कि इतनी दुर्गति होने के बाद आपकी पार्टी का, आज आप पार्टी के शिवसेना के रूप में, तो शिंदे ने पूरे महाराष्ट्र में परचम फहरा दिया अपना, एकनाथ शिंदे, कि असली शिवसेना तीर धनुष वाला वही है। आपकी शिवसेना जो है, आज अगर आप सोचिए कि कांग्रेस को एमबीए से हटा के आप अगर राज ठाकरे के जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या राज ठाकरे पैसे के बोरी लेके आ रहे हैं कि आप फिर पैसे लेके जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे बीएमसी में? बीएमसी आपके शिवसेना का अस्तित्व है, और उसमें आप माइनस कांग्रेस, माइनस शरद पवार, आप सीधे सीधे राज ठाकरे के साथ जा रहे हैं। तो बताइए, इसके पीछे शिवसेना का अस्तित्व है या शिवसेना राज ठाकरे से पैसे का एक बड़ा उगाही लेने वाला है? क्या है आपके पास? मैं एक बात कर लेता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ? जी जी किशोर हाँ जी, निखिल, जी जी हाँ, किशोर जी, निखिल। हाँ, मैंने मेरे पार्टी से मेरा ये डिफरेंस है कि अगर राज ठाकरे के साथ जाते हैं तो अमराठी लोग, यानी हिंदी भाषी या जो मराठी नहीं बोलते वो लोग, माइनॉरिटी के लोग और दलित लोग, यह हमारे से दूर जाएंगे। तो मैं एक ऐसा नेता हूं शिवसेना में कि जो स्पष्ट कहता हूं कि राज ठाकरे के साथ दिल मिलाने से हमें जो वोट मिले थे विधानसभा में, कहीं वो न चले जाए या हमारे हाथ से बंबई न चली जाए। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो कम से कम आपने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन संजय राउत तो खुलेआम कह रहे हैं कि जी आखिरी राउंड की भी बात हो चुकी है, और इस बारे में मैं चलते चलते चाहूंगा शिशिर सेलार कुछ प्रकाश डालेंगे, जो वहां की अब जिसको कहते हैं कि बदली हुई सियासत। शिशिर, किस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा रुख, जो पूरी सियासत की हवा है वो बदल गई है? और मैं बल्कि शिशिर के बजाय समीर बाकरे जी को यहाँ लेकर आना चाहूंगा। और समीर बाकरे जी, आपसे समझना चाहेंगे कि एक नई तरह की सियासत, विकास की बात आप लोग लेकर सामने आए हैं, और जो विपक्ष है वो लगातार अभी भी जो उनकी जिस तरह से वो चीज़ों को सामने रख रहे हैं, पर्सपेक्टिव, जैसे कि अभी आपने देखा कि किशोर तिवारी जी बार बार, उनके पास कोई दूसरी चीज़ कहने को नहीं है सिवाय इसके कि वोट चोरी हो गया, पैसे बट गए। देखिए निखिल जी, मेरा तो क्लियर मानना है कि विपक्ष के पास कोई विजन भी नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन है।
तो देवेंद्र जी के नेतृत्व में अगर महाराष्ट्र का इतना तेजी से विकास हो रहा है, देश के एफडीआई का 40% हिस्सा महाराष्ट्र में आ रहा है और हर प्रदेश और हर रीजन का विकास हो रहा है, तो जनता भी देखती है सिंसियरिटी किसके पास है, अकाउंटेबिलिटी किसके पास है और इनके पास है क्या। मतलब निगेटिव बात करना, ईडी, सीबीआई, वोट चोरी, ईवीएम, इसके अलावा तो आपने 5-6 साल से कुछ सुना ही नहीं है। तो ना जनता के बीच में जाती है और इनके, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि एमवीए के किसी नेता ने ये नगर निगम चुनाव में सभाएं तो भी की क्या। उद्धव ठाकरे अपने मातोश्री से जाते हैं, सिर्फ बाहर निकलते और उनके लिए मतलब महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई हो गया और मुंबई में भी मराठी मानुस भी उनके साथ नहीं है ना। और हम लोग कोई प्रांतवाद की बात नहीं करते, हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो जब जनता देखती है कि हिंदू आइडियोलॉजी के साथ ये चल रहे, राष्ट्रीयता के साथ चल रहे और हर समाज के हर वर्ग के साथ चल रहे, आपने जैसे आपके ओपनिंग रिपोर्ट में कहा था कि जो पूरे शहरों में और गांवों में जो भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, क्योंकि हमारी पूरी समाज के हर क्षेत्र में हमारा काम है और समाज का हर जात, प्रांत, धर्म हमारे साथ है। ठीक है। तो अगर हम लोग जमीन पे है और काम दिख रहा है, इसलिए लोगों का बार बार विश्वास आ रहा है। ठीक है, ठीक है। दरअसल ये अपने आप में बड़ा जिसको कहते हैं विनोद जी, एक आपने देखा है कि ट्रिपल एम की बात की, जैसे ट्रिपल इंजन की सरकार, अब पहले आप तक सुनते रहे होंगे डबल इंजन, अब ये कहा जा रहा है कि नगर निकाय, जो ग्राम विकास, यानी कि जो नीचे से ऊपर तक सब बीजेपी ने इस तरह से किया है कि उसका कहना है कि एक दूसरे के पूरक है। देखिए, अभी जो किशोर जी बता रहे थे, असली परेशानी यही है। ये ट्रिपल इंजन सरकार जो है वो एक तरह से जो रीजनल पार्टी हैं अलग अलग स्टेट में, आप जब देखते हैं वो सीधे सीधे उसके एग्जिस्टेंस को चुनौती देता है। इसका मतलब है कि अगर सेंटर और स्टेट की सरकार के डेवलपमेंट के फ्लो और उसके रफ्तार को अगर लोगों ने देखा है तो डेफिनेटली लोग जहां जहां एक रीजनल बेस हुआ करता था, जो शिवसेना का, एनसीपी का, आज आप देखिए कि पूरे महाराष्ट्र का, अगर पैन महाराष्ट्र का आप देखें तो बीजेपी एक सिंगल पार्टी है जो पूरे पैन महाराष्ट्र में है। उसका कोई एरिया नहीं है कि कोंकण में है या फिर दक्षिण महाराष्ट्र में है, पश्चिम महाराष्ट्र में है, मुंबई रीजन में है, वो सब जगह है। आज शिवसेना की हालत यह है कि शिवसेना एक छोटे से एक इलाके में सिमट गई है, उद्धव पार्टी, जो सीधे बीएनपी पे अपने कब्जे के लिए परेशान है। दूसरी तरह आप देखिए शरद पवार की पार्टी एक कोने में, एक इलाके में अपनी पार्टी बन गई है। शिवसेना दूसरे जो अजीत पवार की है, शरद पवार की बदले में एनसीपी अजीत पवार की जो है वो भी एक कोने की पार्टी है। तो ये सारे एक इलाकाई पार्टी हो गई रीजनल पार्टी के साथ साथ। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार की बात जब आप करते हैं तो डेवलपमेंट का डिस्कोर्स, ये डेवलपमेंट का डिस्कोर्स जब आम लोगों ने इसको शुरू किया है तो ये सारे भ्रम की सियासत जो है, पैसा बट गया, एसआईआर की लिस्ट में धोखा था, उसमें ईवीएम में धोखा था, तो ये सारे चीजों का जवाब आपको मिलता है। जब ये जवाब आज अगर आप देखते हैं कि बीजेपी का क्लीन स्वीप है, तो ये भी एक तरह से सारे भ्रम की सियासत का जवाब है जो जनता ने महाराष्ट्र से दिया है। और मुझे लगता है कि देश में डेवलपमेंट का डिस्कोर्स जो है वो आने वाले समय में इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को कमजोर करेगा। ठीक है सर। शिशिर हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। शिशिर, मैं चाहूंगा कि चलते चलते बहुत शॉर्ट में आप बताइए क्या कुछ बदलने वाला है महाराष्ट्र में, किस तरह से जो वहां सियासत है वो इन चुनावों के बाद आपको बदलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जहां तक बात करें महाराष्ट्र चुनाव की, तो असेंबली में देखा कि किस प्रकार से विधायक चुनके गए। हालांकि इस बार हमने देखा किस प्रकार से गांव में जो है बीजेपी फैल रही है। और अब हम अगर सिलसिला चलता रहेगा तो खासतौर पर महानगर पालिका के चुनाव की बात करें तो ये आंकड़ा अगर देखा जाए, डिफरेंस अगर देखा जाए, ये कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। खासतौर पर मुंबई की बात करें, मुंबई में जाहिर सी बात है कि इस वक्त एमएनएस जो है वो शिवसेना के साथ आई है। लेकिन क्या एमएनएस इस वक्त उस ताकत से खड़ी है? क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए 2017 में एमएनएस के कुछ जो नगर सेवक जो पार्षद चुन के आए थे, उस वक्त हमने देखा कि किस प्रकार से संयुक्त, हालांकि शिवसेना उस वक्त थी, उद्धव ठाकरे ने जो है एमएनएस के ही पार्षद जो है अपनी पार्टी में सम्मिलित किए गए थे। हालांकि कुछ जो चुन के आए थे नगर सेवक, उन्होंने जो है एमएनएस से रेजोल्यूशन दिया था और वो उद्धव ठाकरे के साथ आए थे। तो ये भी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से पिछली बार जो है ये दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी थी। हालांकि अब देखना होगा कि क्या मजबूरी है, दोनों पार्टी एक साथ खड़ी है, लेकिन क्या धरातल पर एमएनएस और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे का वो बेस मुंबई में बचा है क्या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों से हालांकि ये प्रदर्शित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा।
जी, निश्चित तौर पर। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से ये प्रदर्शन करेंगे और आगे की सियासत किस करवट जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लोगों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए।